नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में यह 31वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। और एशिया महाद्वीप की हम मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप की मिट्टियों में हम मिट्टियों का जो वितरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने एशिया महाद्वीप की मिट्टियों को दो भागों में बांटा था। एक तो कटिबंधीय या सुसत्री, जिसको हम कह सकते हैं मिट्टियाँ, यानी जोनल सोल्स। इसके अलावा दूसरा जो भाग है, यानी पहली कटिबंधीय या सुसत्री मिट्टियाँ जिनको जोनल सोल्स कहा जाता है। इसके अलावा अंतः कटिबंधीय या अपार्श्विक मिट्टियाँ जिनको इंट्राजोनल या एजोनल सॉइल्स के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो कटिबंधीय मिट्टियाँ या सुसत्री मिट्टियाँ हैं, उनको दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला पार्ट था पेडाल्फर मिट्टियाँ, पेडाल्फर मिट्टियों में, और दूसरा जो भाग था वो था पेडोकल मिट्टियाँ, यानी पेडाल्फर और पेडोकोल, जो कि कटिबंधीय मिट्टियों के दो भाग हैं। तो हम पहला भाग पढ़ रहे थे पेडाल्फर मिट्टियाँ। पेडाल्फर मिट्टियों में हमने विशेषता देखी थी कि पेडाल्फर मिट्टियाँ जो होती हैं उसमें एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। यानी इन मिट्टियों में लोहा प्लस एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो पेडाल्फर मिट्टियाँ होती हैं उनमें। पेडाल्फर मिट्टियों में हमने जो मिट्टियाँ पढ़ी थी, उसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा था पोडजोल। पोडजोल मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा प्रकार जो हमने पढ़ा था वह था पोडजोलिक मिट्टी, और तीसरा प्रकार जो हमने पढ़ा था वह था लेटराइट मिट्टी। यानी पोडजोल, पोडजोलिक और लेटराइट मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसका चौथा प्रकार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी। पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी, ये इसमें 4 नंबर पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी। तो पोडजोलिक और लेटाजोलिक जो मिट्टियां हैं, पोडजोलिक और लेटाजोलिक जो मिट्टी है वो दो प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनसे हम कह सकते हैं मिली हुई है एक प्रकार से। यानी एक पेडोजोलिक प्लस में जो लेटराइट है उससे मिलने से क्या बनी है, ये लेटोजोलिक। तो पोडजोलिक और लेटोजोलिक जो मिट्टी है, यानी ये दोनों के बीच का प्रकार है। इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? लंबी घास वाले जो प्रदेश हैं उनमें इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लंबी घास वाले प्रदेश में, लंबी घास वाले प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है उसकी तुलना में ये अपेक्षाकृत मतलब जो आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश होते हैं उनमें हमने देखा कि लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। यानी ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर लीचिंग या अपक्षलन की क्रिया के द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये दोनों, और उससे ऊपर वाले में हमने पढ़ा था पोडजोलाइजेशन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा पोडजोलिक मिट्टी का निर्माण होता है। अब इस क्षेत्र में पोडजोलिक और लेटराइजेशन ये दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं, लेकिन ये किस प्रकार की इन दोनों के, यानी ये पोडजोलिक और लेटराइट मिट्टी के मध्य की या बीज का प्रकार इसको हम कह सकते हैं। यानी पोडजोलिक और लेटराइट जो मिट्टियां हैं उनके बीच का एक प्रकार से ये प्रकार है। यानी इसमें लेटराइजेशन भी होता है
और पोडजोलाइजेशन भी इसमें होता है, यानी दोनों क्रियाएं अलग अलग अनुपात में होती हैं। लेटराइजेशन तथा पोडजोलाइजेशन दोनों क्रियाओं द्वारा, यानी इस क्षेत्र में लेटराइजेशन भी होता है और पोडजोलाइजेशन भी होता है जहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी लेटराइजेशन और पोडजोलाइजेशन की जो क्रियाएं विभिन्न अनुपात में क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये जो मिट्टियाँ हैं ये पोडजोलिक से भी मिलती जुलती हैं और लेटराइट से भी मिलती जुलती हैं, यानी दोनों प्रकारों से ये मिलती हैं। पोडजोलिक और लेटराइट से मिलती जुलती। पोडजोलिक और लेटराइट दोनों प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनसे ये एक प्रकार से क्या है, दोनों से मिलती जुलती हुई है। इसी कारण इसका नाम क्या किया गया है, पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी इसको कहा जाता है। मिलती जुलती होने के कारण इसी कारण इसको पोडजोलिक लेटाजोलिक के नाम से जाना जाता है। अब इस जो क्षेत्र की हम बात करें तो तेज़ वर्षा होने के कारण यहाँ पर भी क्या है, अपक्षालन ज़्यादा होता है और अपक्षालन ज़्यादा होने के कारण जो जैव तत्व हैं और जो खनिज पदार्थ हैं वो नीचे की परतों में चले जाते हैं जल के साथ में, क्योंकि अपक्षालन की या लीचिंग की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा मिट्टी के अंदर जो जैव तत्व होते हैं जो कि प्राकृतिक वनस्पति या जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं वो, और इसके अंदर जो आधारभूत सेल से जो खनिज प्राप्त हुए हैं और जो तत्व प्राप्त हुए हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे की परतों में चले जाते हैं अपक्षालन की क्रिया के द्वारा, लेटराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। और कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, निम्न तापमान वाले जो भाग हैं, यानी अधिक वर्षा वाले भाग में तो अपक्षालन के द्वारा ये तत्व नीचे चले जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि पोडजोलाइजेशन की क्रिया होती है निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में पोडजोलाइजेशन की क्रिया होने के कारण सिलिका है उससे जो एल्यूमिनियम और लोहा है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और मिट्टी की ऊपरी परत है वो कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। लोहा और एल्यूमिनियम किससे अलग हो जाते हैं, ये सिलिका से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे क्या, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, पोडजोलाइजेशन कहते हैं। तो निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की क्रिया होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस मिट्टी की जो ऊपरी परत है, पोडजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी की ऊपरी परत में जैव तथा खनिज पदार्थ कम होते हैं, क्योंकि ये जो पोडलाइजेशन की और लेटरलाइजेशन की जो क्रिया है उसके द्वारा ये क्या हो जाते हैं, ये नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी विशेषतः दक्षिणी भारत का जो पठारी प्रदेश है उसका जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसमें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी भारत के दक्षिणी पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में। तो एक तो इनका प्रदेश हो गया, जो भारत का दक्षिणी पठारी भाग है उसका उत्तरी पूर्वी भाग जो है उसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कहाँ पर पाई जाती हैं, जापान में। तो जापान में भी इस प्रकार की यानी पोडोजोलिक लेटाजोलिक जो मृदा है जो कि लेटराइट मृदा और पोडजोलिक जो मृदा है उसके बीच की होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, भारत के दक्षिणी पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जापान में देखने को मिलती है। तो पेडाजोलिक लेटाजोलिक जो मिट्टी है उसका निर्माण लेटराइजेशन और पोडजोलाइजेशन दोनों क्रियाओं के विभिन्न अनुपात में होने के कारण होता है, और यह लंबे घास वाले जो प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। और ये
पेडाजोलिक और लेटराइट मिट्टी है उससे मिलती जुलती होने के कारण इसका नाम क्या किया गया है, पेडाजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी इसको कहा जाता है। तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया। अगला जो प्रकार है वो उष्ण या जो कटिबंधीय मिट्टियाँ हैं या कटिबंधीय मिट्टियों में जो पेडाल्फिर मिट्टियाँ आती हैं उनमें अगला प्रकार आता है टुंड्रा मिट्टी का। पांचवें प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो है टुंड्रा मिट्टी। तो टुंड्रा मिट्टी भी क्या है, एक कटिबंधीय मिट्टी है और एक कटिबंध विशेष में ये देखने को मिलती है। अब टुंड्रा मिट्टी में अगर हम इन मिट्टियों की बात कर खनिज तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें भी लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। और ये मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती हैं, उत्तरी एशिया, यानी एशिया का जो उत्तरी भाग है जहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी जो क्षेत्र है वो लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। यानी टुंड्रा भाग जो है एशिया महाद्वीप का उत्तरी, उसमें ये पाई जाती है। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये यूराल पर्वत से प्रारंभ होती है, यानी जहाँ पर एशिया और जो यूरोप के अलग होने वाला भाग है वहाँ से, यानी ये यूराल पर्वत से बेरिंग सागर तक, बेरिंग जल संधि जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, यूराल पर्वत से बेरिंग सागर तक इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। यानी ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। अब यहाँ टुंड्रा प्रदेश है तो निम्न तापमान पाया जाता है। निम्न तापमान के कारण इसका विकास अत्यंत मंद है। यानी टुंड्रा मिट्टी जो है वो अब हिमाच्छादित रहता है टुंड्रा प्रदेश, यानी अत्यंत निम्न तापमान रहता है। निम्न तापमान के कारण टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टियां हैं, यानी टुंड्रा जो मिट्टी है उसका विकास बहुत ही मंद गति से होता है, यानी इसका विकास बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि ये अधिकांशतः क्या है, हिमाच्छादित रहता है। अब अगर हम मिट्टी की बात करें तो इसका जो ए और बै संस्तर मिलकर के, यानी कहीं हमने देखा कि ए संस्तर 20 सेंटीमीटर मोटा पाया जाता है, कहीं पर 25 सेंटीमीटर। इसमें ए और बै संस्तर मिलकर कितनी मोटी परत बनाते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर की परत बनाते हैं। यानी ए और बै संस्तर जो हैं वो मिलकर के इस मिट्टी की केवल 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत ही बना पाते हैं। यानी बहुत ही कम विस्तार विकास इस मिट्टी का हुआ है। इसकी परत है वो बहुत ही पतली पाई जाती है। अब बर्फ से ढके रहने के कारण इसमें क्या है, जैव पदार्थों की कमी, इस मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में खनिज पदार्थों की भी कमी ही पाई जाती है, यानी ज़्यादा खनिज पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लोहा की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। लोहा इसमें क्या है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, की मात्रा अधिक। जीवाश्म तो क्योंकि ये बर्फ से ढकी रहती है इसलिए यहाँ पर जैव पदार्थ या जीवाश्म है वो कम पाए जाते हैं, या इसमें पाए नहीं जाते ये कह सकते हैं, लेकिन जो लोहा है उसकी मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलती है। तो इस मिट्टी का विकास कम हुआ है क्योंकि ये अत्यधिक ठंडी है। अब वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण नहीं होगा जल का, तो वाष्पीकरण नहीं होने के कारण जो जल इकट्ठा होता है, वाष्पीकरण नहीं होने से इसमें
दलदल बन जाते हैं, यानी दलदल जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। जब थोड़ा सा तापमान ज़्यादा होता है उससे बर्फ़ तो पिघल जाती है, लेकिन वाष्पीकरण के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिलने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण नहीं होने के कारण इस मिट्टी में जगह जगह पर दलदल है वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने जब इसके प्रदेशों के बारे में पढ़ा था तो ऊपरी भाग में हमने दलदल के बारे में पढ़ा था। जो नदियाँ हैं इसकी एशिया महाद्वीप की, वो उत्तरी भाग में जा कर के उनका जल है वो फैल जाता है, जिससे क्या दलदल का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या वाष्पीकरण नहीं होने के कारण यहाँ पर दलदल का विकास हो जाता है। अब इसके अलावा ये जो मिट्टी है इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, क्योंकि एक तो हिमाच्छादित रहता है प्रदेश, अत्यंत शीतल जलवायु है। इसके अलावा ये क्या है, आर्थिक एक प्रकार से अगम्य प्रदेश है। दूसरा, मिट्टी का जो अनुपजाऊपन है उसके कारण ये मिट्टी क्या है, आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। यानी ये मिट्टी कैसी है, अनुपजाऊ है, क्योंकि इसका विकास ही नहीं हुआ है। क्योंकि जलवायु का मृदा के निर्माण में अत्यधिक योगदान रहता है, और ठंडी जो जलवायु है उसमें जैविक क्रियाएं नहीं होने के कारण क्या होता है, अत्यधिक ठंडी जलवायु है, बर्फ जमी रहती है, जिससे यहाँ पर जैविक क्रियाएं न्यूनतम होती है। तो इस मिट्टी की जो परत है यानी इसके संस्तर हैं उनका विकास भी पर्याप्त नहीं हुआ है। इसलिए ये क्या है, इसको उपजाऊ मिट्टी नहीं कह सकती, ये एक प्रकार से क्या है, अनुपजाऊ मिट्टी है। तो ये होगी पेडाल्फर मिट्टियाँ। यानी पेडाल्फर मिट्टियाँ में हमने मिट्टियों में पोडोजोलिक, लेटराइट और उसके बाद लेटराइट जो पोडोजोलिक लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा, यानी पोडोजोलिक लेटाजोलिक मिट्टी जिसको कहते हैं। इसके अलावा हमने टुंड्रा मिट्टी के बारे में पढ़ा। तो ये पहला पार्ट हो गया, यानी पेडाल्फर मिट्टियाँ इसमें हमने पढ़ ली हैं। अब दूसरा भाग जो कि पोडोकोल मिट्टियों का है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोडोकोल में कौन कौन सी मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है। तो पेडाल्फर मिट्टियाँ हमने पढ़ ली, जो कि उष्ण जो कटिबंधीय या सुसत्री मिट्टियों का पार्ट है। तो इसमें दूसरा भाग जो आता है वह आता है पेडोकोल मिट्टियों का। यानी पेडोकोल मिट्टियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेडोकोल मिट्टियाँ, तो पेडोकोल जो मिट्टियाँ हैं, यानी इस मिट्टी में जो पेडाल्फर मिट्टियों में जो पाया जाता था तो वो थे लोहा और एल्युमिनियम। और इस पर ये जो मिट्टियाँ हैं इनमें पाया जाता है पेडो प्लस CaL, यानी इन मिट्टियों में कैल्शियम यानी चूने की परत इन मिट्टियों में पाई जाती है। कैल्शियम की मात्रा इस प्रकार की मिट्टियों में पाई जाती है, यानी कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कम वर्षा वाले प्रदेश जो होते हैं उनमें ये विकसित होती हैं। और इन मिट्टियों में केशिका क्रिया जो होती है यानी कैपिलरी एक्शन इसमें देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ये क्या होती है, इसमें चूना जो है वो ऊपर के संस्तर में आ जाता है। कैपिलरी एक्शन के कारण या जो केशिका क्रिया है उसके कारण चूना है वो नीचे की परतों से ऊपर की ओर इसमें आ जाता है। इसमें केशिका क्रिया देखने को मिलती है। तो इसमें ये जो मिट्टियां हैं वो शीतोष्ण घास के प्रदेश यानी स्टेपी प्रदेश में या जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, स्टेपी प्रदेश, इसके अलावा अर्ध शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलती हैं। चूने की मात्रा अधिक होती है और केशिका क्रिया के द्वारा चूना है वो असंस्तर की तरफ आ जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर चूने के आने की प्रोसेस है वो इसमें चलती रहती हैं। इसमें हम देखें तो 3 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उनको सम्मिलित किया गया है। पहली जो मिट्टी है वो है चर्नोजम मिट्टी। पहली मिट्टी है चर्नोजम मिट्टी। अब जो चर्नोजम मिट्टियां होती हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो छोटी घास वाले प्रदेश हैं उनमें देखने को मिलती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय छोटी घास वाले प्रदेश में इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास प्रदेश हैं उनमें ये देखने को मिलती हैं और इसमें चूने की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। इन मिट्टियों को चेस्टनट के नाम से भी जाना जाता है।
इसे चेस्टनट भी कहते हैं। कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, चूने का संस्तर पाया जाता है, यानी इसमें चूने का संस्तर भी पाया जाता है। असंस्तर में असंस्तर में क्या होते हैं, जैव पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें जो असंस्तर इस मिट्टी का होता है, इसमें जैव पदार्थ देखने को मिलते हैं, और जो बसंस्तर होता है उसमें क्या है, ये चूने का संस्तर पाया जाता है। असंस्तर में जैविक पदार्थ होते हैं, और बसंस्तर में क्या है, चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है। यह भूरे अथवा भूरे अथवा काले रंग की होती है, यानी इसका रंग भूरा भी हो सकता है, इसके अलावा यह इसका रंग है वो काला भी हो सकता है। भूरा रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है, भूरे से काले रंग की ये मिट्टियाँ होती हैं। चूने का संस्तर पाया जाता है, और ये जो असंस्तर जो है उसमें जैव पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो मिट्टियाँ हैं, इनके जो अगर संस्तर की अगर हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई, इसका विकास अच्छा होता है। जो असंस्तर है वो लगभग 20 सेंटीमीटर गहरा होता है, और बसंस्तर की अगर हम बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये गहरा होता है। यानी असंस्तर इसका 20 सेंटीमीटर तक गहरा होता है, और बसंस्तर जो कि चुनने वाला है वो क्या है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये गहरा होता है। तो इस मिट्टी में उपजाऊपन होता है, यानी ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। अब इस प्रकार की मिट्टी अगर हम बात करें तो मध्य एशिया, साइबेरिया जो का जो स्टेपी घास का प्रदेश है उसमें ये पाई जाती है। ये मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी। इसमें किसकी कृषि की जा सकती है, गेहूं की कृषि हेतु उपयोगी। इसमें गेहूं की कृषि की जा सकती है, और ये पाई कहाँ पर जाती है, मध्य साइबेरिया या स्टेपी प्रदेश में। तो स्टेपी प्रदेश यानी छोटी घास वाला जो स्टेपी प्रदेश में छोटी घास वाला जो प्रदेश है साइबेरिया में, उसमें ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। खाद्यान्नों की कृषि मुख्यतः गेहूं का उत्पादन में इसमें किया जा सकता है। मध्य एशिया, मध्य साइबेरिया के जो स्टेपी घास के मैदान हैं उनमें ये देखने को मिलती हैं, ये मिट्टियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इसे चेस्टनट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चूने का संस्तर होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय छोटी घास वाले प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ पर है, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया, मध्य साइबेरिया या स्टेपी प्रदेश है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। ए संस्तर में इसमें जैविक पदार्थ भी देखने को मिलते हैं, और उसके कारण क्या है, इसमें उपजाऊपन पाया जाता है। जैव पदार्थों की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। तो पेडोकोल मिट्टियाँ जो होती हैं उनमें हमने पहली जो मिट्टी पड़ी है वह है चरनोजम मिट्टी। तो चरनोजम मिट्टी के अलावा इसमें दूसरी जो मिट्टी पाई जाती है वह होती है भूरी स्टेपी मिट्टी। दूसरी जो मिट्टी पाई जाती है भूरी स्टेपी मिट्टी। इस मिट्टी को चरनोजम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उससे चरनोजम की तुलना में शुष्क प्रदेश जो होते हैं उसमें पाई जाती हैं। बाकी इसमें जो विशेषताएं हैं वो लगभग इसके जो चरनोजम की तुलना में इस मिट्टी में जैव पदार्थ क्या पाए जाते हैं, कम जैव पदार्थ कम। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है, जैव पदार्थ इसमें कम पाए जाते हैं। यह मिट्टी जो है मरुस्थलीय और जो चरनोजम मिट्टी होती है उसके बीच की होती है, यानी मरुस्थलीय मिट्टी भी नहीं कह सकते इसको हम, चरनोजम भी नहीं कह सकते। चरनोजम और मरुस्थलीय के जो बीच की होती है
उसको भूरी स्टेपी मिट्टी कहा जाता है, या इसको चर्नोजमिक मरुस्थलीय मृदा भी इसको कह दिया जाता है। चर्नोजमिक मरुस्थलीय, चर्नोजमिक मरुस्थलीय मृदा। तो ये जो भूरी स्टेप की मिट्टी है ये चर्नोजम और इसके अलावा नीचे वाले जो क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है उसके बीच का प्रकार ये है। अब 3 नंबर प्रकार इसमें आता है मरुस्थलीय मिट्टी का। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जैसे थार, इसके अलावा ईरान, गोबी, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं इनमें देखने को मिलती है, यानी अफगानिस्तान, ईरान, थार और आदि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें देखने को मिलती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें केशिका क्रिया अत्यधिक तीव्र होती है, यानी बहुत ही तीव्र गति से केशिका क्रिया होती है इसमें, और चूना की जो परत है वो बहुत ही जल्दी इसमें ऊपर आ जाती है। इस प्रकार की जो इसकी जो मिट्टी है इसमें ए संस्तर में क्या है, चूना एकत्रित हो जाता है। अब वनस्पतियों का अभाव मरुस्थलीय प्रदेश में रहने के कारण इसमें क्या है, जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, और चूना है वो कहाँ पर आ जाता है, चूना अत्यधिक जो केशिका क्रिया के कारण, केशिका क्रिया द्वारा, यानी कैपिलरी एक्शन जो है केशिका क्रिया के द्वारा क्या है, जो चूना है वो बहुत ही जल्दी इसमें किस में आ जाता है, ए संस्तर में आ जाता है, और इसमें जैव पदार्थ क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। यानी मरुस्थलीय मिट्टी में भी जैव पदार्थ है वो कम देखने को मिलते हैं। तो वनस्पतियों का अभाव होता है। अब जैव पदार्थों की कमी के कारण इसमें चुनने की प्रमुखता हो जाती है, और चुनने की प्रमुखता के कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ होती है, यानी इसमें कृषि नहीं की जा सकती। हालांकि इसमें कृषि की भी जाए तो उत्पादन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसका उपजाऊपन क्या होता है, कम होता है। तो ये पेडोकुल मिट्टियाँ जो थी उसमें 3 मिट्टियाँ थी, चर्नोजम मिट्टी जिसमें जैव पदार्थों की मात्रा अधिक है, भूरी मिट्टी जिसमें जैव पदार्थ थोड़े कम पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय मिट्टी जिसमें जैव पदार्थ बहुत ही कम पाए जाते हैं, और इसमें चूना है वो ए संस्तर तक पहुँच जाता है। तो चर्नोजम मिट्टियों की हम बात करें तो इसमें चूना या कैल्शियम की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है, और जो पेडाल्फर मिट्टियाँ थी उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक थी। तो ये हमने देखा एशिया महाद्वीप में जो मिट्टियाँ हैं, और उस मिट्टियों में हमने कटिबंधीय या सुसत्री मिट्टियों के बारे में पढ़ा। अब हम अगले अध्याय में जो अंतर कटिबंधीय या इंट्राजोनल या जो अपार्श्विक मिट्टियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।